दिनचर्या मतलब आपको सुबह खाना कैसे खाना चाहिए, मात्रा पूर्वक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अग्नि बल की अपेक्षा करता है। फिर गुरु कैसा लेना चाहिए, लघु कैसा लेना चाहिए, ये सब हो गया। फिर अंजन से चालू किया था, अंजन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे, ये सारा प्रोसेस था और हमने लास्ट तक पढ़ा था। उसमें था ना एक लास्ट श्लोक क्या था, नगरी नगरस्य व्रतस्य व्रति यथा स्व शरीरस्य मेधावी कृतेषु अवैतो भवेत्। तो नगरी नगर की रक्षा करता है, रति रथ की रक्षा करता है, उसी तरह से बुद्धिमान होता है ना, उसको, किसकी, मेधावी का मतलब बुद्धिमान, उसको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ऋतुजा, कहाँ से? यस सर। कहाँ से आप? नासिक से हूँ सर। भाग्यश्री, यस सर। आप? सर मैं शिरपूर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वाले तो बहुत सारे हो गए। तो हम 5 चैप्टर तो मिस हो गए ना आपके, कैसे करो? यस। चलो कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो हम तस्याशीति चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम ऋतुचर्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं। और स्वस्थ चतुष्क आपको क्या सिखाएगा कि आपको दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, रात का रूटीन कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सीजनल ऋतुएं बदलती है। इंडिया एक ऐसा देश है ना, भारत, जहाँ पर 6 ऋतुएं दिखती है। वरना आप बहुत सारे देशों में जाओगे, वहां पर सर्दी सर्दी पड़ती है, या फिर बारिश ही बारिश होती है। जैसे आप लंदन चले जाओ या फिर इंग्लैंड चले जाओ, वहां सर्दी पड़ती पूरे साल। उनको 6 ऋतुएं देखने का मौका नहीं मिलता। उनके तो नवंबर में बारिश हो रही है, दिसंबर में भी बारिश हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब पूरे साल बारिश होती है, ठंड पड़ती है, पता ही नहीं चलता। तो उनका कुछ वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो उनको ऋतुओं का देखने को, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम देश में, हमारे देश में क्या हुआ था, आचार्य होते तो उन्होंने ऋतुओं का परिवर्तन देखा, 6 ऋतुओं को क्लासिफाई किया, ठीक है ना। फिर भी एक ध्यान रखना कि दोषों का क्या होता है, संचय होता है, प्रकोप होता है, और क्या होता है, प्रकोप, प्रसर होता है, या क्या होता है, प्रशम। ये 3 कंडीशन होती है। तो चाहे ऋतुओं का सम्यक योग हो, अति योग हो, या अयोग हो, हीन योग, सॉरी, ऋतुओं का अति योग, अयोग, मिथ्या योग और हीन योग, ये 3 योग होते हैं। अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, 3 होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों योग होंगे तो भी, या तीनों योग नहीं होंगे तो भी क्या होगा, दोषों का संचय प्रकोप प्रशम चलता ही रहता है शरीर में। ऐसा नहीं है कि जैसे इस साल क्या हुआ, इस साल ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ही नहीं लगी, गर्मी पड़ी ही नहीं। अगर गर्मी नहीं पड़ी तो ऐसा नहीं है कि इस बार वात का संचय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्टर क्या है अर्शी, रुक्ष प्लस उष्ण, है ना। वात के संचय में हेतु क्या है, एक सेकंड। उष्ण। यस सर। उष्ण प्लस उष्ण। तो ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। तो अर्शी रुक्ष आदि उष्ण चीज से क्या होगा, वात का संचय होगा। तो इसका मतलब क्या, कि वात का संचय तो होगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति वहां पर स्निग्ध आहार ले रहा है, शीत आहार ले रहा है, तो वो संचय कम होगा, ठीक है ना। या फिर किसी व्यक्ति ने ज्यादा उष्ण उष्ण वाले एटमोस्फेयर में काम किया, रुक्ष आहार का सेवन किया, तो उसमें वात का संचय ज्यादा होगा, चाहे वहां ग्रीष्म ऋतु पड़े या ना पड़े। तो दोषों का जो ये चक्र है, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्यादि का क्रमात सुना है, यस सर। यस सर। कहाँ आता है? अष्टांग हृदय सूत्र 1 में। सूत्र 1। अष्टांग बोला हृदय है ना कि सूत्र वय स्थान हो, फर्स्ट चैप्टर। हाँ, तो वय हो, या अहोरात्र हो, या फिर ऋतु हो, या फिर भुक्त हो, खाना खाया, या फिर कुछ भी हो, उनके क्या बोल रहा है, इन सभी कंडीशंस में क्या होगा। अरे काल के कितने भेद है, 2। काल के कितने भेद,
दो। दो। काल के दो भेद कौन कौन से? नित्य का और नित्य को- अवस्थित। नित्य अवस्थित। तो नित्य का क्या है और आवस्थिक क्या है? आवस्थिक मतलब शरीर की अवस्था, जैसे वय हो गया, वृद्धावस्था हो गई, युवा अवस्था हो गई और एक बाल्यावस्था हो गई। नित्य क्या हो गया? मुहूर्त से लेकर, या फिर आप कहाँ से चालू कर सकते हो, अक्षी निमेश, निमेश से लेकर कहाँ तक जाता है? युग तक जाता है ना। निमेश से लेकर युग तक की चलता है ना काल का। तो निमेश से फिर उसमें अहोरात्र आता है, पक्ष आता है, सप्ताह आता है, मास आता है, फिर अयन आता है, फिर संवत्सर आता है, फिर युग आता है। एक युग में कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष होते हैं ना। युग 5 युग यस सर। वहां आता है ना, 5 युग सहस्त्र योजन पर भानु आता है, 12 कहाँ आता है? युग सहस्त्र योजन पर भानु वहां आता है ना हनुमान चालीसा में। तो उसका मतलब वहां पर युग का मतलब 5 साल है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ पता है, मैं दूध रख के भूल गया और सारा दूध चल गया। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कब से स्मेल कहीं क्या आ रही, सब खराब हो गया। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। तो अब शुरू तो आपको समझ में आया ना बेसिक्स कि काल का क्या है। तो देखो आपको काल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब आया कौन सा चैप्टर? तस्यासीति। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले 3 नंबर श्लोक देखते हैं हम। ठीक है ना। तो देखो लिखा है तस्याशीतादय, है ना। शीतादया आहार बलम वर्णश्च वर्तते, मतलब क्या है? आपने जो आहार लिया था, ठीक है ना, कब कब लिया था आहार? अरे अभी 5वें चैप्टर में मात्रा पूर्वक आहार बताया था ना। तो के अच्छा। अगर वो आहार लिया आपने, फिर क्या बोल रहा है कि ये आहार किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो लिखा यद ऋतु सातम्यम विदितम चेष्टा आहार विपाश्रयम। ठीक है ना। तो ये आहार एवं चेष्टा, ठीक है ना। देखो लिखा ना चेष्टा आहार विपाश्रयम। तो ये सभी बल किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर? देखो ये बोल रहा है कि जिस व्यक्ति का चेष्टा, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, चाहे 5 चपाती खा रहा हूँ या 4 खा रहा हूँ। अगर मैं फुल एक्सरसाइज करूंगा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, तो चेष्टा। और अगर मैं 2 रोटी खाने के बाद भी दिन भर सोता रहूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? आपत्ति हो जाएगी ना। ये बोल रहा है कि चेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आहार, और आहार कौन सा होना चाहिए? गुरु है, लघु है, या फिर उसकी मात्रा क्या है, ये सब कुछ। अब इसमें बोल रहा है कि इसके अनुकूल कौन सा साथ में होता है? आगे जब आएगा ना आपकी ओक साथ में, ओक साथ में आता है चैप्टर में लास्ट में। ठीक है। यस सर। हाँ। ओक साथ में भी क्या आता है? वहां आता है इति उक्तम ऋतु सातम्यम यत चेष्टा आहार विपाश्रयम। तो ऋतु सातम्य के बाद भी चेष्टा और आहार के अधीन जो साथ में होता है वो कौन सा होता है? ओक। और ओक का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ओक, ओक किसको बोलते हैं? शरीर को। किसको? सॉरी। ओक शरीर को बोलते हैं। तो शरीर के साथ में होता है वो किसके आश्रित होता है? चेष्टा और आहार के आश्रित होता है। 4 प्रकार का साथ में आता है इसमें, रोग साथ में, ओक साथ में, ऋतु साथ में, और एक और क्या होता है? देश साथ में। ये साथ में, 4 साथ में होते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अभी बस बेसिक है, लास्ट में आएगा वो। ठीक है। फिर ये बोर्ड ये लाइन याद रखनी है, ये वाली मार्क कर लेना कि यस्य ऋतु सातम्य विदितम चेष्टा आहार विपाश्रम, क्योंकि ये लाइन वापिस आएगी। ठीक है ना। तो जो ऋतु साथ में है वो किससे विदित है? और चेष्टा और आहार के अनुकूल होना चाहिए, या उसके उससे विदित है, चेष्टा और आहार से। अब आया नेक्स्ट 4th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या समझाऊं आपको?
ये बोल रहा है कि संवत्सर है, संवत्सर किसको बोलते हैं, वर्ष को, ठीक है ना। तो बोल रहा है वर्ष को 6 अंग में ऋतु विभाग से अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो एक वर्ष को 6 ऋतु विभाग से अलग अलग करेंगे तो एक ऋतु में कितने मास हो जाएंगे, एक ऋतु में 2 मास हो जाएंगे। तो जब जो कि आप जानते हो कौन कौन सी ऋतु होती है, शिशिर वसंत शिशिर यहाँ से ग्रीष्म याद वसंत रखना, ऐसे हेमंत। एक तरीके सी, ब, बग ग्री, व, श है, ऐसे याद रखना है आपको। शिबग्री वश है, ठीक है ना। देखो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा, देखो ब बोला है मैंने, ब शरद ध्यान रखना, हेमंत। शिबग्री। तो शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस से हम क्या पढ़ेंगे कि एक ऋतु कौन सी है, आदान काल की है, मतलब एक आदान काल का है और एक विसर्ग काल का है। तो शुरू का 3 आएगा वो आदान काल का है और बाकी का 3 विसर्ग काल का है। तो आदान काल ये हो गया, ये क्या हो गया, विसर्ग काल। अब आदान काल को आदान काल क्यों बोला, क्योंकि आदान मतलब लेना, और यहाँ पर बल को कौन लेता है, सूर्य। सूर्य। तो सूर्य सभी प्राणियों का बल कैसे ले लेता है, क्योंकि सौम्यांश का शोषण करता है, जबकि चंद्रमा विसर्ग करता है, मतलब देता है। तो विसर्ग कैसे करा है, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, सौम्य होता है। अरे शरीर में, शरीर में कफ को रिप्रेजेंट कौन करता है, चंद्रमा। और शरीर में पित्त को रिप्रेजेंट कौन करता है, अग्नि। सूर्य। सूर्य। अग्नि। और प्राकृतिक जो वायु है उसको शरीर की वायु, शरीर की वात को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो प्रकृति में जो उपस्थित वायु है वो शरीर की वात को रिप्रेजेंट करती है। तो ये शरीर की वात को कौन कर रहा है, वायु। एक श्लोक आता है ना सुश्रुत सूत्र 21 में, सुश्रुत सूत्र 21 का आता है, विसर्ग आदान विक्षेपो, मतलब विसर्ग किसका कार्य है, चंद्रमा का, आदान सूर्य का, और विक्षेप इन दोनों के कर्मों का विक्षेप। इसीलिए तो वहां पर सारंगी में बोल रहा है कि पित्तम पंगु कफम पंगु, क्योंकि वो दोनों पंगु है लेकिन उनका विक्षेप, उनकी गति कौन करवा रहा है, वायु। तो पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातव वायु नाम यत्र नियंतो तत्र गच्छन्ति मेघवत। इसी तरह से सुश्रुत सूत्र 21 में आता है, विसर्ग आधान विक्षेपो सोम सूर्य अनिलस तथा धारयंती जगत देहम। अरे तीनों दोष आ जाएंगे कि ये सूर्य चंद्रमा और वायु उसी तरह से जगत को धारण करते हैं जिस तरह से वात पित्त कफ शरीर को धारण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने प्रकृति के अंदर जो ऑब्जर्व किया आचार्यों ने, उन उस ऑब्जर्वेशन को शरीर में देखा कि हाँ बाहर जो सूर्य है वो शरीर में पित्त है, और कफ है वो चंद्रमा है, और वायु है वो वात है। इसी तरह से तो इसका फंक्शन चलता है। तो विक्षेप का मतलब यहाँ पर क्या है, वात का फर्क, वात का कर्म। इसीलिए तो यहाँ पर बोल रहा है ना वो कि 6 ऋतुओं के विभाग किए गए हैं। अब कौन कौन से हैं, देखो लिखा है तत्र आदित्यस्यो उद्गयन आदानम। आदित्य का उद्गयन, आदित्य किसको बोलते हैं, सूर्य को। तो सूर्य की वजह से प्राणियों का क्या करते हैं, सूर्य क्या करता है, बल का शोषण। खींचता है। इसीलिए तो बोल रहा है ना अभी मकर संक्रांति से क्या होगा, उत्तरायण। मकर संक्रांति से क्या होगा से बताओ, उत्तरायण होगा समझ। सूर्य कहाँ जाएगा, उत्तरायण में। उत्तरायण। इसीलिए तो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर मतलब मकर रेखा होती है ना, कमर नहीं मकर यार, सॉरी, मकर रेखा। तो मकर रेखा होती है ना अपनी पृथ्वी पर, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो ये 3 डिवाइड करती है ना एक्सिस में। तो यस। वहां पर वो सूर्य सेंट्रल की तरफ आता है, ठीक है ना, मतलब मकर रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ मूव करता है। इसीलिए तो अभी जैसे जैसे अभी सूर्य की किरण ऐसी पड़ रही है तिरछी, तो क्या हो रहा है, तिरछी आ रही तो प्रॉपर हीट नहीं पहुंच रही पृथ्वी पर, इसीलिए तो अभी सर्दियां पड़ती। लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य कहाँ आएगा, भूमध्य रेखा पे आएगा तो उसकी किरणें सीधी पड़ेगी, और सीधी पड़ेगी तो तेज गर्मी रहेगी, और उस गर्मी की वजह से फिर क्या आता है, शीत ऋतु के बाद वो सीधी पड़ने लग जाती है। इसीलिए तो वसंत ऋतु में क्या बोलते हैं कि अर्क की उष्णता से कफ पिघलता है, इसीलिए कफ का प्रकोप होता है। क्योंकि कफ प्रकोप में गुण क्या है हर्षी, एक सेकंड, तो उष्ण स्निग्ध। तो समझे ये लॉजिक,
कि किस तरह से गर्मी बढ़ती है, वहां पर आदान का कैसे मतलब है। आदान कब करेगा, जब उसकी किरणें तेज पड़ेगी, और अभी विसर्ग चल रहा है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोला, त्रीन शीत शीत शिरादिन ग्रीष्मांतान, अरे यार क्या है, ग्रीष्मांतान व्यवस्येत वर्षादिनाम पुनर्हेमंतानां दक्षिणायन। मतलब क्या बोल रहा है, इसको हिंदी में समझो कि शिशिर से लेकर, देखो लिखा है ना, ये रहा है ना, शिशिरादिन। शिशिरादिन का मतलब क्या हो गया, शिशिर से ग्रीष्म अंत, तो शिशिर से शुरू हो रहा है और किसके अंत में, ग्रीष्म के अंत तक, कौन सा काल हो गया, आदान काल। और फिर क्या बोल रहा है, वर्षादि, वर्षा आदिनान हेमंतांतान, मतलब वर्षा से शुरू होकर हेमंत तक, तो वर्षा से हेमंत, वर्षा से हेमंत तक क्या हो गया, ये विसर्ग काल। और इसी को क्या बोला है, उत्तरायण आदान को, और विसर्ग को क्या बोला है, दक्षिणायन। समझे, समझे क्या, यस नहीं आया। सर। अब देखो नेक्स्ट श्लोक है, इसको साइंटिफिक कारण आया कि 5th नंबर में बोल रहा है कि विसर्गयो विसर्गे पुनर्वयो न अतिरुक्षा प्रवादिति इतरे पुनरादने सोमश्च अव्याहत बलम। सोम, सोम कौन है, चंद्रमा। हाँ वो चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है शरीर में, कफ को। और आपको पता है कि कफ ही क्या है शरीर में, कफ ही शरीर में क्या है, बल है ना। यस। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतम पापनोपदिश्यते आता है यस। चरक सूत्र। इसीलिए तो बल को क्यों बोला है, कफ को, प्राकृतिक कफ को बल क्यों बोला है, क्योंकि जब भी चंद्रमा बलवानों को शरीर में प्राकृतिक कफ की वृद्धि होगी, मतलब उसका संचय भी होगा, लेकिन बल की वृद्धि भी होगी, शरीर की बल की वृद्धि। इसीलिए तो बोला है ना कि जो 2 ऋतु है उनमें अल्प बल रहता है, फिर 2 ऋतु होती है उनमें मध्यम बल रहता है, वो जो शीत ऋतु होती है उसमें प्रवर बल रहता है। तो बल का क्या कारण है वहां पर, कफ की अधिकता। ठीक है, तो हम कफ को हमेशा बल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही कफ क्या कार्य करता है शरीर में, इम्यूनिटी का भी काम भी करता है, इम्यूनिटी का काम करता है। इसीलिए तो बोला है ना कि विकृत कफ ही क्या है, पाप है, और वो शरीर का प्राकृत कफ क्या है, ओज है। ऐसा आता है, वह चरक सूत्र में है ना, चरक सूत्र 18 में आता है, 17 में आता है, कोई बताएगा, मैंने बता दिया था ये पहले, अष्टांग हृदय सूत्र पढ़ाई तब। तो आपको बल को समझना है, तो ये बोल रहा है अव्याहत बल मिलता है। तो क्या बोल रहा है, विसर्ग में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बहती है, विसर्ग काल है, चंद्रमा बलवान है, तो वायु कैसी रहेगी, स्निग्ध रहेगी। और स्निग्ध वायु क्या करेगी, सौम्यांश का शोषण नहीं कर पाएगी, तो सौम्यांश की वृद्धि होगी, बस इतना सा लॉजिक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है, विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बलवान रहता है, पूर्ण बलवान, देखो लिखा है ना, सौम्य अव्याहत बल। फिर क्या बोल रहा है, शिशिराभीर भार पूर्यन कदा आप्ययति शाश्वतम विसर्ग सौम्य। इसीलिए विसर्ग क्या होता है, सौम्य होता है। आदानम पुनः आग्नेय, आदान आग्नेय होता है, मैंने बता दिया कैसे, सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी, ठीक है ना। तावेत अर्क वायु, अर्क मतलब सूर्य, क्या होता है, देखो लिखा है अर्क और वायु। अब क्या होगा, देखो वायु के लिए एक लॉजिक आता है ना, योग वायु होती है। अरे वायु के लिए योग वायु लॉजिक आता है, क्यों आता है, क्योंकि वायु क्या होती है, चंद्रमा मिलेगा तो ठंडी हो जाएगी, और सूर्य मिलेगा तो गर्म हो जाएगी। इसीलिए वायु को बोला योग वायु है, वो बदलती रहती है अपनी पारी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि वो अर्क मतलब सूर्य की किरणों से वो वायु गर्म हो जाएगी। और सोमश्च काल स्वभावात मार्ग परिग्रहिता, मतलब क्या है कि सौम्य को, सौम्यांश को शोषण करेगी, बस ये इतना ही है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ये पढ़ा है कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है, पता है ना। हाँ मैं बता देता हूँ, चलो इसको याद करना, ठीक है ना। ऋतुओं के नाम बताओ। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, यहाँ हेमंत। लिखता हूँ मैं, वर्षा। ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में, क्योंकि आपको श्लोक नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो श्लोक पढ़ने का भी कोई अर्थ नहीं है। आप अगर ये समझ गए ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब देखो रस कौन कौन से हैं। अच्छा, शिशिर में तिक्त रस, कसाय, हम्म, पटु, अम्ल, लवण, मधुर। तो हम ये याद कर रहे हैं पहले विसर्ग काल। तो देखो विसर्ग काल में हेमंत से याद करेंगे, है ना, क्योंकि अपने को रस का सीक्वेंस क्या है,
मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है। तो हम देखो हेमंत में मधुर लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तीन 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 दो पेड़ बनाने हैं तीन तीन के, ठीक है ना। तो इसके बाद वर्षा में कहाँ जाना है, अम्ल पे जाना है, फिर लवण। देखो कैसे लिखा है मैंने, मधुर 1 नंबर, फिर 2 और 3 ऐसे आएगा, 1 फिर ऊपर 2 3, ये समझे। उसके बाद देखो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर किसमें में क्या आया, वापिस 3 बच गए ना, मधुर अम्ल लवण हो गया। अब क्या आया, कटु, और फिर तिक्त सीधा ऊपर चला जाएगा, तो तिक्त और कषाय। अरे पैटर्न समझ में आया क्या।